फ्रेंड्स, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस व्याख्यान में अपन चर्चा करेंगे 1919 का जो अधिनियम था उसके विषय को लेकर के अपन चर्चा करेंगे, यानी कि उस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है ये सवाल कि 1919 का जो अधिनियम था उस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी, यानी उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधान को लेकर के उनकी विशेषताओं की जो चर्चा की जाती है, आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन उन्हीं विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना आज का जो व्याख्यान जो रहेगा, ये बीए पार्ट द्वितीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस और क्लास है बीए पार्ट सेकंड। टॉपिक रहेगा अपना 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम यानी अधिनियम की विशेषताएं। तो सबसे पहले आता है कि ये एग्जाम में सवाल पूछा भी जाता है कि 1919 का जो अधिनियम है उसे किस नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये भी इसको कहा जाता है, यानी 1919 का जो अधिनियम है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस अधिनियम से अपन ये देखेंगे, क्योंकि अपन ने देखा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए समय समय पे जो सुधार अधिनियम पेश किए थे, उन्हीं अधिनियम में अपने सिलेबस में जो है वो 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, यानी अपने सिलेबस के अंदर हम देखें तो 1919 का अधिनियम है और 1935 का अधिनियम है। ये दो अधिनियम जो रहे हैं विशेष तौर से भारत की शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित किए गए थे, उनको लेकर के अपने को चर्चा करनी है। इससे पहले भी 1909 का अधिनियम भी था, पार्लियामेंटों के नाम से जाना जाता है। इससे पहले 1892 का भी था, लेकिन बेसिकली अपने सिलेबस में जो दे रखा है वो 1919 और 1935 के अधिनियम दे रखे हैं। तो अपने को 1935 1919 के अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको अपने को ध्यान में रखना है कि इन अधिनियमों के माध्यम से भारत की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस प्रकार के सुधार के प्रयास किए गए थे, कहां तक भारतीय जन समुदाय को जो ब्रिटिश सरकार है वो उनको संतुष्ट कर पाई, या अपन दूसरी पहलू से ये देखें कि 1919 के अधिनियम में क्या कमियां रही, जिन कमियों के आधार पे अपने को इस अधिनियम का जो विरोध कहें कि भाई विरोध स्वरूप जो ज्वर जो था या जो सैलाब जो था भारतीयों के मन में, वो कहीं ना कहीं हमें सुलगता हुआ दिखाई देता है। अपने आपने सुना होगा साइमन कमीशन जो गठित हुआ था 1927 में, ये इस अधिनियम की चर्चा करने के लिए, यानी कि 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, और आपने पढ़ा भी है साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के जो नारे लगे थे, यानी कि इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम में क्या कमियां हैं, उन कमियों में किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है, जनता की क्या मांगे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के आयोग की इसके अंदर स्थापना की गई थी कि वो इसकी पूरी जो परिचर्चा है वो कर करके आगे जो भी सुधार अधिनियम लाया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए ये गठित किया गया था। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था, आपने जब गांधी युग की अपन चर्चा कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन के बारे में। तो अपन जब देखते हैं तो 1919 का अधिनियम जो भारत की शासन व्यवस्था में सुधार के लिए लाया गया था, उस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी सबसे पहले आता है प्रांतों में द्वैध शासन। ये आपने सुना भी होगा कि अपन जब विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रांतों में
द्वैध शासन, या अपन ये कह सकते हैं आंशिक उत्तरदायी शासन। यानी प्रांतों की जो परिषदें हैं उनको आंशिक रूप से यानी बहुत छोटे रूप में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रयास जो था इस अधिनियम में किया गया था। तो यहां द्वैध शासन भी कह सकते हैं, या अपन इसको आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना भी कह सकते हैं। यानी कि अब अपने को ये देखना है कि जब अपन पढ़ते हैं सुनते हैं कि 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता जो रही है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहला जो प्रमुख जो अपन विशेषताओं में अपन बात करते हैं, मेजर अपन विशेषताओं में लेते हैं, तो आता है द्वैध शासन। अब ये हमारे सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये द्वैध शासन क्या था, यानी दोहरा शासन। यानी कि एक तरफ तो प्रांतीय जो परिषदें हैं, प्रांतीय जो शासन है, उनको उत्तरदायी बनाने का की बात जो है वो इस अधिनियम में की जा रही है। दूसरी ओर शासन को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, दोहरा शासन किया जा रहा है। तो यहां होता क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, अर्थात आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। अब इसमें क्या था कि जो विषय जो थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक तरफ तो रख दिया गया रक्षित और एक तरफ रख दिया गया हस्तांतरित, यानी रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब जो रक्षित विषय थे, जैसे सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा को लेकर के, वित्त को लेकर के, इस प्रकार के जो बड़े स्तर के जो विभाग जो थे, यानी कि बड़े जो मंत्रालय जो थे, बड़े जो संगठन थे, वो यहाँ रक्षित विषयों के अंदर रखे गए। अर्थात अब ये जो रक्षित विषय पे जो निगरानी है, कानून व्यवस्था की जो बात की जा रही है या देख रेख की बात की जा रही है, ये गवर्नर जनरल के अधीन जो कार्यकारिणी थी, यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, वो कार्यकारिणी प्रांतों के अंदर रक्षित विषयों के संदर्भ में निर्णय लेती थी। यानी आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि प्रांतों में द्वैध शासन, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता कि इस अधिनियम की पहली बात अपने देखते हैं, इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी एक वायसराय है, दूसरा उस समय का जो भारत मंत्री था, उनके नाम पे इस अधिनियम का नाम भी रखा गया है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस अधिनियम की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो विशेषता थी आंशिक उत्तरदायी शासन या प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की बात जो थी वो इस अधिनियम के अंदर की गई। और यहां जो प्रांतीय शासन की जो बात की जा रही है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तरफ रक्षित विषय रखे गए, अर्थात जो प्रमुख विषय जो थे, रक्षा से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, इस प्रकार के जो प्रमुख विषय थे वो यहाँ पे रक्षित के अंदर, और हस्तांतरित में जो छोटे स्तर के जो निर्णय थे, लघु व्यापार के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में, तो इस प्रकार के जो विषय अपन देखते हैं तो ये थे वो हस्तांतरित के अंदर रखे गए। जिन पे निर्णय की बात की जाए तो वहां की जो प्रांतीय जो परिषदें थी वो परिषदें इस पे निर्णय ले सकती थी, लेकिन यहाँ रक्षित विषयों के अंदर जो निर्णय लिया जा रहा था वो निर्णय लिया जा रहा था गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी, इसकी जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद जो थी, इस परिषद का नियंत्रण था प्रमुख विषयों के ऊपर, और बाकी जो छोटे विषय जो थे वो वहां की जो प्रांतीय जो परिषदें थी उनको हस्तांतरित कर दिए गए थे। तो आपको ध्यान यही रखना है कि 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता है प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात दोहरा शासन, अर्थात इसको आंशिक उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। ये कैसे कि प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया, अर्थात एक रक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय वो विषय थे जो महत्वपूर्ण थे, जैसे वित्त का है या सुरक्षा को लेकर के है, वो विषय रक्षित के अंदर थे, और रक्षित विषय जो थे वो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके अधीन रखे गए, और हस्तांतरित विषय जो थे वो वहां की जो विधान परिषदें अर्थात परिषदों की बात जो करते हैं, प्रांतीय परिषदें जो थी उन परिषदों को हस्तांतरित कर दिए। तो ये तो थी इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो वो आता है प्रांतीय जो कार्यकारिणी जो परिषद जो थी उसका विस्तार किया है। दूसरा विषय अपन इसका ले लेते हैं
दूसरा लिख लीजिए आप इसमें, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार या उसको संयुक्त कर दिया गया था। प्रांतीय जो कार्यकारिणी परिषद जो थी गवर्नर जनरल की, उसमें सदस्य संख्या जो थी उनको बढ़ाया गया, अर्थात दो दो जो सदस्य जो थे वो उनमें शामिल किए गए थे। यानी प्रांतीय जो कार्यकारिणी थी, यानी गवर्नर जनरल की देखरेख में जो प्रांतीय कार्यकारिणी जो परिषद जो थी, उस परिषद का विस्तार किया गया, अर्थात उसमें कुछ सदस्यों की संख्या जो थी वो बढ़ाई गई थी। इसमें ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। तीसरी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनका पुनर्गठन किया गया। ये महत्वपूर्ण आ जाता है, ये गवर्नर जनरल से संबंधित थी। यहां तीसरा आ जाता है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया, अर्थात इनको दोबारा नए तरीके से इनकी जो सदस्य संख्या थी, निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी, कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, कितने सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा होंगे, कितने सदस्य जो सामान्य क्षेत्र से चुने जाएंगे, कितने सदस्य जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार चुने जाएंगे। क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की अपन बात करते हैं तो 1909 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी वो प्रारंभ कर दी गई थी। तो इसके तहत यहाँ पे सांप्रदायिक आधार पर कितने सदस्य चुने जाएंगे और जितने सिख समुदाय है, मुसलमानों का जो वर्ग है, उनको कितने कितने स्थान जो है वो प्रांतीय जो विधान परिषद है उनमें स्थान जो है वो किस प्रकार से इनको दिए जाएंगे, उनकी चर्चा यहाँ पे की गई थी। तो मैं आपको मोटे तौर पे ये बता देता हूं कि प्रांतीय जो विधान परिषदें जो थी, ये जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं, इनमें एक तो था जो दो भागों में अपन चर्चा करते हैं। प्रांतीय विधान परिषदों के अपन दो भागों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि यहाँ प्रांतीय विधान परिषद जो थी, उन प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर जो सदस्य संख्या थी उनको किस प्रकार से बढ़ाया गया था। तो इनके अपन जब चर्चा करते हैं तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो बड़े प्रांत थे, बड़े प्रांतों के अंदर प्रांतीय परिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या थी, अधिकतम बड़े प्रांतों में अधिकतम सदस्य संख्या जो थी वो 140 रखी गई थी। यानी जो बड़े प्रांत हैं जैसे मुंबई है, मद्रास है, बंगाल है, इनके ऊपर चर्चा करें तो यहां बड़े प्रांत जो है इनके अंदर अधिकतम 140 और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम सदस्य संख्या जो रखी गई थी यहां पे वो थी 60। यानी कम से कम छोटे जो प्रांत हैं, यानी अपन छोटे प्रांतों की बात करें तो छोटे प्रांतों में सदस्य संख्या 60 है और बड़े प्रांत जो है उनकी सदस्य संख्या 140 रखी गई थी। यानी जो विधान परिषदों का पुनर्गठन जो इस अधिनियम में किया गया था, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये भी रही है कि इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय विधान परिषद है उनका पुनर्गठन किया गया, अर्थात बड़े प्रांतों के लिए अधिकतम सदस्य संख्या रखी गई 140 और छोटे प्रांतों के लिए कम से कम सदस्य संख्या रखी गई थी 60। अब इसमें भी क्या था, इसमें भी लगभग 80% जो सदस्य थे, 80% जो सदस्य थे ये सदस्य निर्वाचित, 80% सदस्य क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। और बाकी जो सदस्य थे, यानी कि बाकी जो सदस्य बचते हैं, मान लीजिए आप 20% बचते हैं आपके पास, ये होते थे मनोनीत। और ये मनोनीत किसके द्वारा होते थे, गवर्नर के द्वारा। जो भारत का जो गवर्नर जो था उसके द्वारा ये सदस्य मनोनीत होते थे, जिसमें कुछ सरकारी सदस्य और कुछ गैर सरकारी सदस्य का जो समूह था वो इसमें रखा गया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में विशेषता आती है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया
और जो बड़े प्रांत थे उनके लिए 140 सदस्य संख्या अधिकतम रखेगी, और जो छोटे प्रांत थे उनके लिए 60 सदस्य कम से कम होने चाहिए, और उनके लिए 80% सदस्य जो है उनमें वो निर्वाचित, और बाकी सदस्य जो थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा जो होते थे वो मनोनीत होते थे, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित होते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो थी इस अधिनियम के अंदर देखने को मिलती है। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट विशेषता के लिए। तो आप अपनी नोटबुक जो है आपके पास, उसमें आप साथ साथ इसको नोट करते रहेंगे कि एग्जाम में ये सवाल जो है वो बार बार पूछा भी जाता है। आपको एग्जाम की दृष्टि से इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान करके चलना है, और यहाँ महत्वपूर्ण मानने के साथ साथ आपको इस अधिनियम की जो विशेषताएं है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास जो भी आपकी बुक अवेलेबल है आपके पास, उस बुक में भी आप 1919 के अधिनियम को जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, और अपने जो सेल्फ नोट्स जो है वो आप साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि समय का सदुपयोग जो है वो आपको करना है। ये नहीं है कि अपन अपने समय जो है उसको अपन ऐसे ही जाया करें। जब भी आपको समय मिलता है आप स्टडी के लिए समय निकालें, और वहां पे आप नोट्स जो है घर बैठे हैं आप आराम से, तो आप आराम से समय निकाल करके नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं, और जहां कहीं भी आपको कमी नजर आती है, कमी महसूस होती है, वहां उनमें सुधार कर सकते हैं। नोट्स इसी प्रकार से आपको बनाने, विशेषताओं को लेकर के बेसिकली आपको नोट्स बनाना है। पहले तो 1919 का अधिनियम जो है उसका प्रारूप बनाना है। प्रारूप में ये रखना है कि इस अधिनियम में प्रस्तावना भी थी, और उस प्रस्तावना के अंदर किन किन चीजों का जिक्र किया गया था। जो जिक्र इसकी प्रस्तावना में किया गया था भारत के लिए शासन व्यवस्था को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो थी भारत को अपने आधिपत्य से दूर नहीं करना चाहती थी, जो इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट होता है, और जिसके कारण इसकी प्रस्तावना को देखते ही भारत के जो बड़े राजनीतिक संगठन की चर्चा करें, जैसे कांग्रेस हो, अन्य जो छोटे राजनीतिक दल हैं, वो इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का जो आधिपत्य है भारत पे वो अभी भी बरकरार है। प्रस्तावना से ये चीज जो है वो पहले से ही स्पष्ट हो रही है। तो आपको इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख करके और आपको इसका अध्ययन जो है वो आगे करना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप साथ साथ इन चीजों को जो है आप नोट करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन, यानी केंद्र में अनुत्तरदायी शासन का क्या तात्पर्य लेंगे कि केंद्र में जो परिषद है, विधान परिषद की अपन चर्चा करते हैं, केंद्रीय परिषद की अपन चर्चा करते हैं, इसकी सदस्य संख्या में विस्तार जरूर किया गया था, लेकिन इसके साथ ही गवर्नर को कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए थे, अर्थात गवर्नर के जो अधिकार हैं उनमें वृद्धि की गई थी। तो यहाँ केंद्र में जो केंद्रीय विधान सभा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ जो पावरफुल है वो गवर्नर ही है। तो इसलिए इसको कहा जाता है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन है। अभी भी केंद्र में केंद्रीय विधानसभा है उसको विशेष प्रकार के या विशेष जो अधिकार है वो यहाँ पे प्रदान नहीं किए गए, जबकि जो गवर्नर जो था उसको कुछ विशेषाधिकार जरूर प्रदान इसमें किए गए था। गवर्नर की शक्तियों में इसमें वृद्धि की गई थी। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं केंद्र में, वो आता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है वो आपको यहाँ दिखाई देती है इस अधिनियम के द्वारा। पहले एक सदनात्मक थी, यहाँ आपको देखेंगे कि आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था है, दो सदन जो है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। दो सदन कौन कौन से थे? केंद्रीय विधानसभा और दूसरा है राज्य परिषद। यानी केंद्रीय जो विधानसभा जो थी अर्थात केंद्रीय जो व्यवस्थापिका थी, उस व्यवस्थापिका को इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक बनाया गया था। दो सदनों वाली व्यवस्थापिका की जो बात जो थी वो इस अधिनियम के अंदर कही गई थी। एक
केंद्रीय विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद। अब अपन चर्चा करते हैं केंद्रीय विधानसभा की। तो केंद्रीय विधानसभा की जो सदस्य संख्या थी वो रखी गई थी 143 सदस्य। और राज्य परिषद की अपन बात करें तो राज्य परिषद की सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 60 सदस्य। अब यहां 143 जो सदस्य रखे गए, इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे और कितने सदस्य मनोनीत होंगे? तो यहां जब अपन 143 की चर्चा करते हैं तो इसमें से 103 सदस्य निर्वाचित, कितने सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं? 103 सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं। तो शेष कितने रह गए आपके पास? यहाँ पे 40 सदस्य शेष रह गए, यानी कि 40 सदस्य जो हैं वो क्या होंगे? मनोनीत होंगे। 40 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। और मनोनीत किसके द्वारा होंगे? वो आपको पता है, गवर्नर के द्वारा मनोनीत होंगे। तो 40 सदस्य मनोनीत रखे गए और इसमें भी 25 सदस्य सरकारी और 15 गैर सरकारी। 40 में भी आप देख सकते हैं 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 40। तो ये तो है सरकारी सदस्य। मनोनीत जो किए जाएंगे वो 25 सदस्य तो सरकारी होंगे और 15 सदस्य गैर सरकारी होंगे। तो इस प्रकार केंद्रीय जो विधानसभा थी उसकी कुल सदस्य संख्या 143 थी, जिसमें से 103 सदस्य जो थे वो निर्वाचित थे और 40 सदस्य मनोनीत होते थे। 25 सदस्य सरकारी जो महकमे में कार्य कर रहे थे वो व्यक्ति और 15 सदस्य गैर सरकारी व्यक्तियों को इसमें मनोनीत किया गया। दूसरी ओर अपन राज्य परिषद की चर्चा करते हैं। राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 रखी गई थी, जिसमें से 33 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। 33 सदस्य निर्वाचित होंगे और शेष 27 सदस्य वो होंगे मनोनीत। 27 सदस्य मनोनीत होंगे। तो ये भी आप यहां देख सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना जो थी वो यहाँ पे की गई थी। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन ने जो 1919 के अधिनियम की जो विशेषताओं को लेकर के आज का अपना जो लेक्चर जो अपन ने प्रारंभ किया था, हालांकि इसकी विशेषताएं काफी है, लेकिन अपने महत्वपूर्ण विशेषताओं को इस क्लास के अंदर देखने का प्रयास किया। बाकी जो विशेषताएं वो अगली क्लास में देखेंगे, यानी अपन विशेषताओं को लेकर के अपन 2 लेक्चर की जो बात जो है वो 2 लेक्चर के माध्यम से अपन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।